जय हिंद दोस्तों, MS एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो सबसे पहले हम लोग अगर तरंग की बात करें तो तरंग को दो भागों में बांटा गया है, यांत्रिक तरंग और यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग वे तरंगे होते हैं जिनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों को दो भागों में बांटा गया है, अनुदैर्ध्य तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें तो जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समांतर होती है तो ऐसे तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अर्थात अगर माध्यम के कण की दिशा अगर इस ओर है और अगर तरंग के कण की दिशा भी इसी के समांतर होती है तो इस प्रकार के तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग। अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंगे उन तरंगों कहते हैं जिनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे तरंगों को अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार के तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे अगर इस माध्यम के कणों की दिशा इस प्रकार है तो प्रकाश के तरंग की जो दिशा होगी वो इसके लंबवत होगी, तो इस प्रकार के तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात कर लेते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ये अनुप्रस्थ तरंगें होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है, जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। इसका अस्तित्व विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के कारण होती है। इसके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात या शून्य में भी चल सकती है, जबकि ध्वनि तरंगों के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर वेग की बात करें तो इसकी जो वेग होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है और कोई भी वस्तु इससे अधिक वेग से गति नहीं कर सकती है। मानव की आंखें विद्युत चुंबकीय विकिरण के जिस भाग के प्रति संवेदनशील होते हैं उन्हें दृश्य प्रकाश कहते हैं, विजुअल लाइट्स कहते हैं। दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की जो सीमा होती है वह 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के कुछ विशेष तथ्यों पर हम लोग चर्चा करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश के वेग से गति करते हैं तथा ये तरंग फोटोन से मिलकर बने होते हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसके बने होते हैं, तो ये फोटोन के बने होते हैं और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात ये उदासीन होते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही चाल से चलती है जो प्रकाश के चाल के बराबर होती है। अब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के खास गुणों पर चर्चा करते हैं। ये उदासीन होती है, ये अनुप्रस्थ होती है, यह प्रकाश के वेग से गमन करती है, इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास क्या ऊर्जा होती है, तो जी हाँ, ऊर्जा और संवेग दोनों होती है। और इस विद्युत चुंबकीय तरंग की जो अवधारणा दी है इन्होंने मैक्सवेल ने इनकी अवधारणा दी है। यहाँ पर सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक साथ दिखाया गया है। गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, लघु रेडियो तरंगें और दीर्घ रेडियो तरंगें। इनके खोजकर्ता का भी नाम दिया गया है, इनके तरंगदैर्घ्य भी दी गई है और इनकी आवृत्ति परास भी दी गई है और इनके उपयोग के विषय में भी चर्चा की गई है, जिनकी चर्चा हम वीडियो के आखिरी में अच्छी रूप से करेंगे। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। विद्युत चुंबकीय तरंगों को याद करने की जो ट्रिक है वो है गाय परदेसी अब ला दो। तो गाय में गौ का अर्थ है गामा किरणें, ए का अर्थ है एक्स किरणें, परदेसी में पर का अर्थ है परावैंगनी किरणें जिनको अंग्रेजी में हम लोग अल्ट्रा वायलेट किरण भी कहते हैं। देसी का अर्थ है दृश्य किरणें, अब का अर्थ है अवरक्त किरणें जिनको हम लोग इंफ्रारेड किरण भी कहते हैं। ला का अर्थ है लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे और दो का अर्थ है दीर्घ रेडियो तरंगे। और इनके खोजकर्ता का नाम यहाँ पे गामा किरण के जो खोजकर्ता है वे पॉल विलार्ड हैं। पॉल विलार्ड हैं। हेनरी बेकुलर ने भी गामा किरणों की खोज की है। और अगर एक्स किरण की बात करें तो एक्स किरण के खोज करता है रोएंटजन, परावैंगनिक किरणों के रीटर, दृश्य विकिरण के न्यूटन, अवरक्त विकिरण के हर्शेल हैं, लघु रेडियो तरंगे के हेनरिक हर्ट्ज है और दीर्घ रेडियो तरंगे के जो खोज करता है वो है मार्कोनी। तो चलते हैं अपने पहले विकिरण
पर गामा किरण पर। तो इनसे पहले हम लोग थोड़ा सा तरंगदैर्घ्य आवृत्ति में हम लोग संबंध देखते हैं। तरंग की आवृत्ति को n से और तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से और तरंग के वेग को हम लोग v से सूचित करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v बराबर n लैम्डा, अर्थात वेग बराबर तरंगदैर्घ्य गुनी आवृत्ति। और तरंगदैर्घ्य जो होता है वो आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जिस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उनकी आवृत्ति कम होगी, और जिनकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उनकी तरंगदैर्घ्य कम होगी। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब हम लोग चर्चा करते हैं गामा किरण पर। तो गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड और हेनरी बेकुलर ने की है। इन दोनों में जो ऑप्शन रहेगा उन्हीं को हम लोग टिक करेंगे। गामा किरण एक प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। ये किसके बने होते हैं? तो ये फोटोन के बने होते हैं, और ये परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होते हैं। परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से अल्फा, बीटा और गामा किरण उत्सर्जित होते हैं। इन किरणों की आवृत्ति का प्रास 3 गुना 10 के पावर 18 हर्ट्ज से लेकर 3 गुना 10 के पावर 22 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। और इसके तरंगदैर्घ्य की बात की जाए तो 10 के पावर -10 मीटर से लेकर 10 के पावर -14 मीटर से भी कम होता है, अर्थात गामा किरणें का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है। ये किरणें गैस को आयनीकृत भी करती है। ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट है यह है कि गामा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है ये सबसे अधिक होती है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और गामा किरण के अगर हम लोग उपयोग की बात करें तो इनका जो उपयोग है वो सर्जरी के बिना हमारे शरीर में कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। हानिकारक बैक्टीरिया, खमीर को मारने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक्सरे की तरह इनका चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मस्तिष्क तथा हृदय के असमानताओं को पता लगाने में भी किया जाता है। गामा किरणों का प्रयोग इंजीनियर के द्वारा पाइप एवं विमान के भागों में दरार को देखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और विनाशकारी उपयोग में भी, जैसे परमाणु बम के विकास में भी गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। और अगर और उपयोग की बात करें तो इथिलीन से पॉलीथीन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय संरचना का पता लगाने में किया जाता है। अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। और जीवाणुओं को मारने में भी गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अपने अगले किरण पर। एक्स किरण, एक्स रे, इसकी खोज डब्ल्यू रोएंटजन ने की थी। एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिनका तरंगदैर्घ्य 10 एंगस्ट्रॉम से 0.01 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। खुली जगह में एक सीधी रेखा के रूप में यह गति करती है। ये किरणें प्रकाश के वेग से गति करती है। निर्वात में इसकी चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। इसमें कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है और न ही इसमें कोई गंध उत्पन्न होती है। अगर एक्स किरणों के उपयोग की बात करें तो रेडियोग्राफी में इनका उपयोग किया जाता है। किसी भी क्रिस्टल की संरचना के अध्ययन में भी एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के प्रयोग में भी इन किरणों का प्रयोग किया जाता है। परावैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट रे। परावैंगनी किरणों की खोज की बात करें तो इसकी खोज रिटर ने की थी और इसे संक्षेप में यूवी रे भी कहा जाता है। परावैंगनी किरण का जो तरंगदैर्घ्य बैगनी से कम होता है परंतु आवृत्ति बैगनी से अधिक होती है। यूवी किरणों के उपयोग एवं लाभ की बात अगर हम लोग करें तो विटामिन डी बनाने में भी अल्ट्रावायलेट रे का प्रयोग होता है। त्वचा संबंधित समस्याओं के मददगार में भी होता है। मूड को अच्छा बनाने में भी परावैंगनी किरणों का प्रयोग होता है, क्योंकि जब सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणें हमारे शरीर में पड़ती है तो बहुत सारे हार्मोन उत्तेजित हो जाते हैं जिनसे हमारा मूड अच्छा हो जाता है। कई जंतुओं के देखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। संक्रमण मुक्त रखने में भी सहायक होती है। सिकाई, रोगियों के सिकाई करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी परावैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में भी परावैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। दृश्य विकिरण। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी पॉइंट से पूछे जाते हैं। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी और इसकी सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। और निर्वात में इसकी चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। और दृश्यमान प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य की जो सीमा होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। और दृश्य विकिरण के अंतर्गत ही
बैगनी, नीला या जामुनी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग आते हैं। अगर हम लोग बात करें बैगनी की तो इनका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बैगनी की आवृत्ति सबसे अधिक एवं लाल की आवृत्ति सबसे कम। बैगनी का विचलन सबसे अधिक है परंतु लाल का विचलन सबसे कम होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बैगनी का विचलन सबसे अधिक हुआ है और लाल का विचलन सबसे कम हुआ है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड विकिरण। अवरक्त किरण की खोज हर्शेल महोदय ने किया था। अवरक्त किरणें या अधोरक्त किरणें या इंफ्रारेड किरणें वह विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा हो एवं सूक्ष्म तरंगों से कम हो। इनका नाम अधोरक्त इसलिए है क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय तरंग के वर्णक्रम में मानव द्वारा दर्शन योग्य लाल वर्ण से नीचे होता है, इसीलिए इसे अवरक्त विकिरण कहते हैं। अवरक्त विकिरण विद्युत चुंबकीय किरण का एक रूप है। अवरक्त किरणों का तरंग दैर्घ्य दृश्य किरणों से अधिक होती है। दृश्य किरणों के तरंग दैर्घ्य 39 से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। आपको यह ज्ञात होगा कि दृश्य किरणें 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, जिसमें से लाल रंग का तरंग दैर्घ्य 78 एंगस्ट्रॉम होता है। चूँकि अवरक्त किरणें लाल रंगों के बाद आती है, अतः इन्हें ये नाम दिया गया है। अवरक्त किरणों की उत्पत्ति तप्त वस्तुओं द्वारा होती है। सभी वस्तुएं उष्मा जिनमें उष्मा होती है वे अवरक्त किरणें उत्पन्न करती है। यह किरण उष्मीय विकिरण है। जिस वस्तु पर यह पड़ती है उसका ताप बढ़ जाता है। अवरक्त किरणों के अगर हम लोग उपयोग की बात करें तो तापीय क्षमता विश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। सुदूर तापमान संवेदन में इसका प्रयोग किया जाता है। लघु दूरी बेतार में इसका प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका प्रयोग किया जाता है और मौसम के पूर्वानुमान लगाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अवरक्त खगोल विज्ञान के प्रयोग में इसका प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में, सिकाई में और सबसे इम्पोर्टेंट है टीवी के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। और कोहरे में फोटोग्राफी करने में भी अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। इनसे बाहर लघु रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे एवं सूक्ष्म तरंगे। लघु रेडियो तरंगों की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने किया था। और इनके उपयोग की अगर हम लोग बात करें तो इनका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, रडार एवं टेलीफोन में लघु रेडियो तरंगे एवं दीर्घ रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग सूक्ष्म तरंगों की अगर बात करें तो सूक्ष्म तरंगे एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंग दैर्घ्य 1 मिलीमीटर अर्थात अवरक्त विकिरण से लेकर 30 सेंटीमीटर अर्थात रेडियो तरंगों तक होती है। रडार में भी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अति शीघ्रता से खाना बनाने में भी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। घरेलू एवं व्यापारिक स्तर पर भी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग सूक्ष्म तरंगों की बात करें तो सूक्ष्म तरंगे अवरक्त विकिरण से लेकर दीर्घ रेडियो तरंगों तक की तरंगों को सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर तरंग दैर्घ्य के आधार पर दृश्य विकिरण का आरोही क्रम अगर हम लोग देखें तो पहले बैगनी होता है, उसके बाद नीला या जामुनी होता है, फिर आसमानी होता है, फिर हरा होता है, फिर पीला होता है, फिर नारंगी होता है, फिर लाल होता है। तो सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है बैगनी की और सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है लाल रंग की। भेदन क्षमता के आधार पर अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों का आरोही क्रम अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता होती है वो होती है गामा किरण की, उससे कम बीटा किरण की और उससे कम अल्फा किरण की होती है। विचलन के आधार पर अगर हम लोग दृश्य विकिरण का अवरोही क्रम अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी का होता है, उससे कम नीला या जामुनी का होता है, उससे कम आसमानी का होता है, उससे कम हरा का होता है, उससे कम पीला का होता है, उससे कम नारंगी का होता है और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है। तरंग दैर्घ्य के आधार पर अगर हम लोग दृश्य विकिरण का आरोही क्रम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम बैगनी का होता है। आवृत्ति के आधार पर अगर हम लोग दृश्य विकिरण का अवरोही क्रम अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति होती है वो होती है बैगनी की और सबसे कम जो आवृत्ति है वो होती है लाल रंग की। तरंग दैर्घ्य के आधार पर अगर हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों का आरोही क्रम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है दीर्घ रेडियो तरंगों की और सबसे कम गामा किरणों की होती है। आवृत्ति के आधार पर अगर हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों का अवरोही क्रम अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति होती है वो होती है
तो सबसे ज़्यादा गामा किरण की होती है, उससे कम एक्स किरण की होती है, उससे कम पराबैंगनी किरण की होती है और सबसे कम दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति होती है। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति की बात करें तो गामा किरण की होती है सबसे ज़्यादा आवृत्ति, और सबसे कम अगर बात करें तो दीर्घ रेडियो तरंगों की होती है। विचलन के आधार पर अगर दृश्य विकिरण का अवरोही क्रम अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग की होती है और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करें तो गामा किरणों की उत्पत्ति रेडियो सक्रिय पदार्थों को क्षय होने से उत्पन्न होती है। अल्फा किरणों की उत्पत्ति कूलिज नालिका में होती है। कोबाल्ट 60 से गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। बंद चूल्हे में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण में अवरक्त किरण का प्रयोग होता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में एक्स किरण का प्रयोग होता है। आंतों से संबंधित रोग निदान के लिए भी एक्स किरण का प्रयोग होता है। भूकंप प्रकाश तरंगे, भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार और बीना, ये सब डोरी से बने होते हैं। तथा जल में पत्थर फेंकने से जो उत्पन्न तरंगे होते हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंगों में पी तरंगे, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये सभी अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि किरणें, पराश्रव किरणें, ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं। इनको आप लोग अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा कि ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं हैं। अगर हम लोग इस चार्ट पर अगर अध्ययन करें तो गामा किरण की खोज बेकरेल ने की है, एक्स किरण के डब्ल्यू.सी. रोएंटजन ने किया है, पराबैंगनी किरणों का जॉन रिटर ने किया है, दृश्य किरण का न्यूटन किया, अवरत का हर्शेल किया, लघु रेडियो तरंगे का हेनरिक हर्ट्ज और दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी ने किया। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य है वो है दीर्घ रेडियो तरंगों का और सबसे कम है गामा किरणों का, और सबसे अधिक आवृत्ति है गामा किरणों की, सबसे कम जो है वो है दीर्घ रेडियो तरंगों की। और इसके अगर उपयोग की बात करें तो इनके उपयोग पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, फिर भी आप लोग एक बार इनको देख लीजिएगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर के टॉपिक पर। इस टॉपिक का पहला प्रश्न है प्रकाश तरंगे हैं। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। तरंग की दिशा कंपन की दिशा के अगर लंबवत होती है तो वे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है, अगर समांतर होती है तो अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, तो ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। आवृत्ति का मात्रक है, तो आवृत्ति जो है ये हर्ट्ज का मात्रक है। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो गामा किरण की जो क्षमता होती है भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। सीटी स्कैन में किस तरंगों का प्रयोग किया? तो सीटी तरंगों में एक्स तरंगों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है? तो अगर सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य की बात करें तो रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। फिंगरप्रिंट्स का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फिंगरप्रिंट्स का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी तरंगे शून्य में संचरित नहीं होती है? तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो शून्य में संचरित नहीं होती है। किस तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। यहाँ पर आप लोग सुधार कर लीजिएगा, अवरक्त होगा। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाते हैं, तो शत्रु के यान को उपस्थिति का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है, तो दूर संचार के लिए जो प्रयुक्त तरंग है वो है माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों। चलते हैं अगले पॉइंट पर। टीवी के रिमोट कंट्रोल में प्रयोग किया जाता है, तो टीवी के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, तो बीटा किरणें जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को कम करने तथा बैक्टीरिया को नष्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पराबैंगनी किरणें। किस किरण का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है? तो गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है, तो सबसे अधिक जो आवृत्ति की तरंग है वो है गामा किरणें की है। सबसे अधिक विचलन है, तो सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी का और सबसे कम होता है लाल रंग का। सबसे कम आवृत्ति है, तो जो सबसे कम आवृत्ति होती है वो होती है रेडियो तरंगों की। रेडियो तरंगों में भी दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। उष्मा विकिरण है, तो अवरक्त विकिरण जो होती है ये उष्मा विकिरण होती है, ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप बढ़ा देती है। इसी के साथ आज के टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।